हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदेश गुरुकुल में। आपको ज्ञात होगा क्योंकि इससे पहले की जो मैंने वीडियो आपको दी थी उसमें आपको ग्राफिक कला के बारे में जो भी सामान्य जानकारियाँ थी, उसका इतिहास था, वो सारी चीज़ें करवाई गई थी। ठीक है, तो आगे के लिए हमने वहाँ पे एक हेडिंग भी डलवाई थी कि छापा कला का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के अंतर्गत किस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया जाएगा, तो वहाँ पे तकनीकी जो विभिन्नताएं होती हैं उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो मुख्य रूप से उसका वर्गीकरण जो है वो 3 पार्टों में किया जाता है। एक होता है उभार सतह प्रणाली, एक होता है अंतः सतह प्रणाली, एक होता है समतल सतह प्रणाली। इसके अलावा कुछ विद्वान जो हैं वो एक और पद्धति रहती है स्टेंसिल पद्धति, तो उसको भी रखते हैं, लेकिन वो क्या है कि उसमें भी कोई तकनीकी विभिन्नता नहीं होती है, इसलिए स्टेंसिल पद्धति को भी हम समतल सतह प्रणाली के अंतर्गत रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उससे संबंधित जो भी आपके प्रोसेस रहे हैं उस सब प्रोसेस को एक एक करके करवाया जाता रहेगा, जो भी प्रोसेस रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आपने अगर हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप देखें ज़रूर, क्योंकि जब तक आप वो देखेंगे नहीं तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप सबसे पहले उस वीडियो पे जाइए, हमारे चैनल पे जो भी वीडियो ग्राफिक कला के इतिहास के बारे में पढ़ा हुआ है उसको देखिए। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे की वीडियोज़ के लिए हम हमेशा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पे सब लोग तो नहीं ऐड हैं, तो वहाँ पे हर समय लिंक आपको नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो मेरी जो नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें। फिर देखिएगा जैसे प्रोसेस के बारे में आपको बता रहे हैं तो उन सब प्रोसेस को एक एक करके हम लेके चलेंगे आज। देखिए सबसे पहले कितने पार्टों में उसका वर्गीकरण किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले आपको बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस तो आप धीरे धीरे समझते चलेंगे, लेकिन अगर आपने पूरा बेसिक समझ लिया तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ग्राफिक बहुत ही ईजी है। अगर आप टेक्निकल यूज़ की वजह से अगर उसको समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे एक एक प्रोसेस को आप लेके चलें, क्योंकि एक साथ किसी भी चीज़ को लेके नहीं जाया जा सकता, क्योंकि जैसे हम वीडियोज़ भी बना रहे हैं तो एक साथ नहीं सारा प्रोसेस दे सकते हैं, इसीलिए धीरे धीरे करके आप दे रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ग्राफिक दिया था, यहाँ पे उसका वर्गीकरण करके जितना हम करवा सकते हैं मैक्सिमम उतना हम करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसका जो नेक्स्ट आएगा वो अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, इसके बाद आपका जो भी वर्गीकरण छापा कलाकार है उसके बारे में देखते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा छापा कला का वर्गीकरण। तो ये आपकी हेडिंग है छापा कला का वर्गीकरण। अब देखिएगा कि छापा कला को हमने जैसे आपको बताया पहले कि छापा कला का मुख्य रूप से वर्गीकरण जो है 3 भागों में किया जाता है। एक चौथा पार्ट भी है स्टेंसिल, तो यहाँ पर हम आपको चारों पार्ट एक साथ बताएंगे। फिर जब आपका वहाँ पे पूरा डिटेल करवाएंगे वहाँ पर सारी चीज़ें हम आपको अच्छे तरीके से स्पष्ट कर देंगे। और ये पूरा हम ग्राफ के रूप में बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको पूरा छापा कला जो है वो आसानी से समझ में आता रहे। तो आप ग्राफ के हिसाब से ही देखेंगे तो वहाँ पे टाइमिंग भी आ जाएगी, प्रोसेस भी आ जाएगा, किस प्रोसेस के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट आ जाएंगी। तो देखिएगा नंबर 1, सबसे पहले ग्राफ की तरीके से देखिएगा क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले आता है आपका रिलीफ प्रोसेस जो होता है छापा कला में, रिलीफ प्रोसेस। ठीक है, इसी को कहते हैं उभार सतह प्रणाली, उभार सतह प्रणाली। ठीक है, हम इसका अर्थ भी बताते चलेंगे आपको। तो पहले तो सबके नाम आप देख लीजिएगा क्या क्या नाम रहे हैं, उसके बाद हम सबका अर्थ बता करके फिर उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोसेस आते हैं उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल करवाएंगे। ठीक है, तो पहले आपका होगा उभार सतह प्रणाली यानी कि रिलीफ सतह प्रणाली या उभार सतह प्रणाली। ठीक है, नंबर 2 आपका जो रहेगा वो आएगा इंटैग्लियो प्रोसेस, इसी को कहते हैं अंतः सतह प्रणाली। अंतः सतह यानी कि अंदर की सतह से, अभी इसका डिटेल आपको कराया जाएगा। अंतः सतह प्रणाली। नंबर 3 आपका होता है समतल सतह प्रणाली, या सबसे पहले प्लेनोग्राफी लिखेगा, प्लेनोग्राफी ब्रैकेट में समतल सतह प्रणाली, समतल सतह प्रणाली। नेक्स्ट जो आपका होता है नंबर 4 पे वो होता है स्टेंसिल। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा रहेगा, तो स्टेंसिल इतना ज़्यादा मुख्य नहीं है क्योंकि स्टेंसिल में भी कोई तकनीकी भिन्नता नहीं है, इसलिए इसको भी समतल के अंतर्गत ही रख लेते हैं। अब देखिएगा कि कैसे इसका हम वर्णन करेंगे या कैसे इसमें अंतर दर्शाएंगे कि जैसे पहला प्रोसेस कौन सा है, कौन सा मेथड आता है, फिर उसके बाद किस मेथड में करते हैं, नेक्स्ट आपका किस मेथड में करते हैं। तो ये सारे आपको एक एक करके डिटेल कराया जाता रहेगा। तो पहले देखिएगा कि उसका अर्थ क्या है, क्योंकि आप उसको अगर डिटेल समझ लेंगे
तो उसके जो प्रोसेस रहते हैं उसको समझने में आपको आसानी रहेगी। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिलीफ प्रोसेस की। आपको रिलीफ प्रोसेस का मतलब होता है उभार सतह प्रणाली, सबको पता होगा। जैसे हमने मान लिया, क्योंकि हमें प्रिंट मेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ये पता होना चाहिए कि प्रिंट मेकिंग के मेथड में ही हमको चलना है। तो वहाँ पे ब्लॉक होता है कि उसमें किस पे कर करके उसको कैसे छापा जाता है, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो देखिएगा, सबसे पहले जैसे हम रिलीफ की बात कर रहे हैं, जैसे हमने एक ही चित्र को लेके चलना है, एक ही प्लेट, हमारी ये प्लेट रही है या एक ठप्पा रहा है जिसमें हमें रिलीफ प्रोसेस में कार्य करना है। तो मान लिया इतनी मोटाई आपकी इसकी हो गई, ये ब्लॉक कोई भी ब्लॉक है, ठीक है। सबसे पहले इसमें जैसे आप कोई भी, जैसे हमारा ही नाम आदेश है, तो हम आदेश का ए अक्षर लेके चलते हैं। और आपको ध्यान रखना चाहिए, जो चित्र बनाते हैं तो मिरर की तरीके से बनाते हैं कि आप जो यहाँ पे उत्कीर्ण करेंगे उसका अपोजिट छपेगा वहाँ पे। क्योंकि जैसे ये अक्षर आपका लिखा हुआ है, तो जब इसको आप पलट करके छपेंगे, उसको छापेंगे, तब तो ये इसी तरीके से आ जाएगा। लेकिन अगर कोई और अक्षर है, जैसे यहाँ पे हमने बी लिखा, तो बी को जब हम छापेंगे तो ये इसका ये अपोजिट आएगा। इसी प्रकार से जब हम इस पर आकृति बनाते हैं किसी प्लेट पर, अगर यहाँ से हमें डायरेक्ट कागज पे छापना रहता है तो यहाँ हम हमेशा उल्टा बनाते हैं, तब ये आगे जाके जब छपता है तो ये सीधा हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक अक्षर हमने स्केच कर लिया, और हमें रिलीफ प्रोसेस सिर्फ बता रहे हैं, किसी का अंतर्गत प्रोसेस नहीं है। रिलीफ क्या होता है वो चीज़ बता रहे हैं। तो रिलीफ में क्या होता है कि ये जो हमारा अक्षर है ये उभरा होना चाहिए, मतलब स्याही जो लगे वो यहाँ पे लगे। इसलिए क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को हम काट कर निकाल देते हैं। सिर्फ अक्षर का जो पार्ट दिख रहा है ये पार्ट उभरा रहता है, बाकी सारा पार्ट जो रहता है धंसा रहता है। तो यहाँ पे जब आप रोलर की सहायता से जब इंक लगाएंगे तो ये सिर्फ जो आपको बी का अक्षर दिख रहा है यही आपका उठा हुआ है, बाकी सारा पार्ट जो है वो औजारों की सहायता से काट कर निकाल दिया गया है। तो इसमें अगर इंक लगाकर आप उभार सतह छापते हैं, मतलब उभरी हुई सतह ही छपती है, तब ये होता है उभार सतह प्रणाली, ठीक है। इसको कहते हैं रिलीफ मेथड या रिलीफ प्रोसेस या उभार सतह प्रणाली। तो ये तो हो गया रिलीफ। नेक्स्ट आपका इंटेग्लियो में कैसे करेंगे, तो जैसे यही चित्र, एक ही चित्र को हम लेके चल रहे हैं सब में, तो एक ही चीज़ आपकी होती रहेगी, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। जैसे यही चित्र आपका इसमें भी है इंटेग्लियो में, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे आपने यहाँ पे क्या किया था, बी वाला अक्षर जो आपको था डबल लाइन में, उसको आपने छोड़ दिया था। लेकिन इसमें जस्ट उसके अपोजिट होगा, हम यही वाला पार्ट काट कर निकाल देंगे। यही वाला जो पार्ट है ये सारा पार्ट हम काट कर निकाल देंगे औजारों की सहायता से। जब काट कर निकाल देंगे तो जब रोलर की सहायता से जब इंक लगाएंगे तो यहाँ पे वो इंक भर जाएगी, जो आपको ब्लैक दिख रहा है यहाँ पर इंक भर जाएगी। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ऊपर की भी इंक लगेगी तो उसको हम साफ़ कर देंगे। अंदर की सतह में जो इंक होती है बाद में पेपर रख करके उसका प्रिंट ले लेते हैं। क्या होता है, प्रिंट वही आता है जो अक्षर के अंदर इंक है, तो अंदर की सतह से छाप आती है, इसीलिए इसको इंटेग्लियो या अंतर सतह प्रणाली बोलते हैं। तो ये भी आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिएगा, समतल सतह प्रणाली में आपका क्या होता है। तो समतल सतह प्रणाली देखिएगा, इसमें क्या होता है, तो जैसे इसमें कोई भी चित्र है वही सेम अपोजिट आपका चित्र है, तो समतल हमने यहाँ पे तो ऐसे बता दिया। तो इसमें अंतर्गत क्या आएगा, सारी चीज़ें देखेगा कि क्या क्या चीज़ें कंप्लीट रहेंगी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी या कैसे उसको करेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपने इसमें जो पार्ट नहीं छपना था वो काट कर निकाला था, इसमें जो पार्ट छपना था वो आपने काट कर निकाला था। लेकिन यहाँ पे कोई कटाव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पहले ही प्रोसेस लिखा हुआ है प्लेनोग्राफी प्रोसेस। तो यहाँ पे कुछ रासायनिक तत्वों की सहायता से इसको अलग किया जाता है, ठीक है। तो जो समतल सतह प्रणाली है वो जल एवं तैल के विकर्षण के सिद्धांत पर आधारित रहता है। मतलब कभी तेल और जल को आप एक में मिक्स नहीं कर सकते, वो अलग हो जाएगा, तो उसी के सिद्धांत पर आधारित रहेगा। स्टेंसिल क्या होता है उसको देखिएगा। स्टेंसिल में जैसे हमने कह दिया, आपको सबको स्टेंसिल पता होगा कि कोई भी चित्र हमने बनाया और एक ही जैसा हमें 10 जगह चित्र बनाना है, ठीक है। तो हम हाथ से तो सेम नहीं बना सकते, इसलिए हम स्टेंसिल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बता दिया कि ये अक्षर हमने लिखा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्टेंसिल में ये वाला पार्ट ही काट देना है, और फिर इसमें क्या होगा, जो आप इसको छपाई करेंगे इसकी, ठीक है। तो ये पार्ट कटा हुआ है, आप इसके नीचे कागज रख करके ऊपर से इंक लगा करके आप नीचे छाप सकते हैं। तो इसका जो प्रोसेस आता है वो आपका सेरीग्राफी आता है। तो उसमें क्या होता है, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, ठीक, उन छिद्रों की सहायता से छपता है। तो यहाँ पे छिद्रों की सहायता से छपता है, इसीलिए स्टेंसिल है। और स्टेंसिल तो आप सब लोगों को पता होगा कि एक ही तरीके से आपको चित्र कई जगह बनाना है, तो वहाँ पे स्टेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी कोई तकनीकी भिन्नता नहीं है, यहाँ पे भी रासायनिक तत्व ही होते हैं, इसीलिए इसको भी हम समतल सतह प्रणाली के अंतर्गत ही रख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्रोसेस। एक तो आपका हो गया रिलीफ प्रोसेस। रिलीफ कैसे किया जाता है, तो आपका जो चित्र छपना होता है वही उभरा रहता है। जो चित्र इंटेग्लियो में आता है तो इंटेग्लियो में जो चित्र छपना रहता है वही धंसा रहता है, मतलब वही काटा जाता है। प्लेनोग्राफी में कोई परिवर्तन नहीं होता है और स्टेंसिल में छिद्रों की सहायता से छपता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको प्रोसेस तो आसानी से समझ में आ गए होंगे कि रिलीफ क्या होता है, इंटेग्लियो क्या होता है, प्लेनोग्राफी क्या होता है, स्टेंसिल क्या होता है। ये बेसिक है, समझ के रखिएगा इसको, क्योंकि आगे जब प्रोसेस आएंगे तो आपको बार बार ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी कि
क्या कैसे किया जाता है, उभरा रहता है या धंसा रहता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ शब्द आएगा रिलीफ का मेथड है, इंटेग्लियो का मेथड है, समतल का मेथड है। ठीक, वहाँ पे आपको क्लियर रहना चाहिए। तो देखिए अब देखिएगा कि कौन सा प्रोसेस किसके अंतर्गत आता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी तक तो आप पढ़ रहे थे कि प्रोसेस क्या होता है। अब कौन से प्रोसेस के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं या कौन कौन सी शैलियाँ या किस में आप कार्य कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा अलग अलग पार्ट का हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद में उसकी टाइमिंग भी आपको दे देंगे, क्योंकि नेट के पेपर में टाइमिंग के हिसाब से काफ़ी क्रम आते हैं, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका जो एक एक प्रोसेस आएगा, क्योंकि एक साथ तो सारा नहीं हो सकता है, तो पहले आपको अलग अलग प्रोसेस के हम बता देंगे कौन सा प्रोसेस किस मेथड के अंतर्गत आता है, तो उन सब का अलग अलग आपको डिस्ट्रीब्यूशन या उसका जो वर्णन है वो बाद में कराया जाता रहेगा। तो देखिए कौन से प्रोसेस की, जैसे सबसे पहले आपका जो प्रोसेस दिया गया है वो रिलीफ दिया गया है। तो रिलीफ का मतलब जो चित्र उभरा रहता है वही छपना है। तो इसके कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, तो देखिएगा इसके अंतर्गत दो मुख्य रूप से प्रोसेस आते हैं। एक आता है वुडकट, एक आता है लिनोकट। लिनोकट, ठीक, दोनों का समय याद रखिएगा। वुडकट का प्रारंभ आपको पहले ही बताया जा चुका था, कभी भी समय आता है वुडकट से संबंधित तो आपको 220 ईस्वी लगा देना है, चाइना में इसका प्रारंभ हुआ था। और लिनोकट का प्रारंभ जो हुआ था वो भविष्यवादी कलाकारों ने लगभग 1920 ईस्वी तक किया था। ठीक है, समय काल भी याद रखिएगा कब किया था, 1920 ईस्वी के लगभग इन्होंने किया था। ये भविष्यवादी कलाकार थे। वैसे भविष्यवाद का जन्म तो आपका 1909 ईस्वी में हुआ था, 9 से 12 के बीच में माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 9 में हुआ था। वहाँ पे जो भी कलाकार थे तो 1920 ईस्वी में लीनो का समय मान सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, आपका इंटेग्लियो प्रोसेस है। तो इंटेग्लियो में कैसे हम कार्य करेंगे, तो इंटेग्लियो के मुख्य रूप से हम डिवाइडेशन जो करते हैं दो भागों में करते हैं। यहाँ पे दो तरीके से होता है ये चीज़, जैसे यहाँ पे आपने रिलीफ किया था, रिलीफ में सिर्फ हाथ से ही खोदना है, कोई आपको मशीन नहीं यूज करनी है, उससे आप नहीं खोद सकते हैं। फिर जो प्रिंट करना होगा वो भी आपका होगा। तो सारे समय या सारी चीज़ें जो आपकी हैं उसी से संबंधित रहेंगी, उसी को आपको एक एक करके क्लियर करते चलना है ताकि आपको वहाँ पे कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो देखिएगा इंटेग्लियो प्रोसेस के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसमें दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है रेखा उत्कीर्णन, रेखा उत्कीर्णन, एक होता है रेखा अम्लांकन, रेखा अम्लांकन। ठीक है, तो रेखा अम्लांकन आपको पता होगा, जैसे कोई भी प्लेट है, हमने ये प्लेट ले ली और इस प्लेट में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक स्केच किया, एक स्केच किया और इस स्केच को हमने, ये हमारा मान लिया कि ये टूल्स है नुकीला कोई, उससे हमने इसको खोद लिया डायरेक्ट हाथ से। यहाँ पे जो होता है इंटेग्लियो के अंतर्गत ज़्यादातर धातु की प्लेटें होती हैं, मेटल की प्लेटें होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने ये चित्र बनाया था, अपना स्केच किया था, उसको हमने डायरेक्ट हाथ की सहायता से खोद लिया है या उत्कीर्ण कर लिया, तब ये रेखा उत्कीर्ण के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसी को अगर हमने किसी अम्ल की सहायता से काट लिया, अम्ल काटेगा इसको, तो ये रेखा अम्लांकन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोसेस, किसके अंतर्गत कौन सा प्रोसेस आता है, वो सारी चीज़ें आप देखते रहिएगा कि कौन कौन से प्रोसेस किसके अंतर्गत आएंगे। तो जैसे रेखा उत्कीर्ण की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोसेस आएंगे, सबका क्रम वाइज हम लिखवा रहे हैं, टाइमिंग भी लिखवा रहे हैं, तो टाइमिंग भी साथ में लिखते चलिएगा। बाकी खोजकर्ता वगैरह जो रहे हैं वो आपको जब अलग अलग प्रोसेस कराए जाएंगे तो उसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा जैसे रेखा उत्कीर्ण के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रोसेस आते हैं। सबसे पहले आता है प्लेट इनग्रेविंग, प्लेट इनग्रेविंग, एनग्रेविंग भी लिख के आता है, इनग्रेविंग भी लिख के आता है। इसका जो समय काल माना जाता है वो 1430 ईस्वी का माना जाता है। ठीक है, 1430। नेक्स्ट आपका आता है प्लेट इनग्रेविंग के बाद में आपका आता है ड्राई पॉइंट, ड्राई पॉइंट, इसका समय जो रहता है 1480 रहता है। नेक्स्ट आपका आता है मेजोटिंट, मेजोटिंट, आपने मेजोटिंट का नाम काफ़ी सुना होगा, इसी को अर्धतान या अर्ध छाया प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है उसके अंतर्गत। तो इसका समय जो रहता है 1624 रहता है। ठीक है, तो ये तो आपके ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें अम्ल का प्रयोग ना कर करके किसी नुकीले औजार से हाथ से ही उसको खोदते हैं। तो ये जो प्रोसेस आते हैं ये हाथ से खोदे जाने वाले हैं, यानी कि ये अधिक श्रम वाले हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम किसी धातु की प्लेट को हाथ से खोद रहे हैं तो अधिक श्रम वहाँ पे लगता है, इसीलिए ये अधिक श्रम वाले प्रोसेस हैं। ठीक है, ये किसी नुकीले औजार से आप हाथ से खोदेंगे, यहाँ पे अम्ल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार बनता है कि किसमें अम्ल क्षारित प्रक्रिया है, मतलब अम्ल वहाँ पे कटान करता है यानी कि एसिड करता है, तो यहाँ पे अम्ल का प्रयोग नहीं होता है, डायरेक्ट हाथ से खोदे जाते हैं। समय और प्रोसेस कौन सा किसके अंतर्गत आ रहा है, लेकिन है ये इंटेग्लियो का ही प्रोसेस। नेक्स्ट देखिएगा अम्लांकन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले जब बताया जाएगा आपको तो अम्लांकन ही बताया जाएगा कि अम्लांकन क्या होता है, जब डिटेल कराई जाएगी। फिर इसके अंतर्गत प्रोसेस की बात करें कौन कौन से आते हैं, तो जैसे यहाँ पे रेखा अम्लांकन एक आपका रहता है, एक होता है रेखा अम्लांकन, इसी के अंतर्गत भी आप रेखा अम्लांकन पढ़ेंगे कि रेखा अम्लांकन क्या होता है। एक होता है नेक्स्ट आपका सॉफ्ट ग्राउंड अम्लांकन, सॉफ्ट ग्राउंड अम्लांकन। ठीक है, तो बस अम्लांकन में और रेखा अम्लांकन में और सॉफ्ट ग्राउंड
उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। जब ग्राउंड रहता है, ग्राउंड में इसमें बस अंतर रहता है, वही होता है। तो ये जो रेखा अम्लांकन या अम्लांकन का जो समय माना गया है वो 1515 ईस्वी माना गया है। कई बार नेट के पेपर में आ चुका है, कई बार 1513 सही करा दिया जाता है, लेकिन वो समय जो सही है वो 1515 ही है, क्योंकि ऑप्शन ना होने की वजह से 1513 भी या आसपास का कोई भी विकल्प सही करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट कौन सा है, सॉफ्टवेयर अम्लांकन हो गया। नेक्स्ट आपका रहेगा एक्वाटिंट। एक्वाटिंट का जो समय माना गया है वो 1768 माना गया है। तो ब्रैकेट में समय लिख लीजिएगा 1768। एक होता है आपका, जैसे एक्वाटिंट की हमने बात की, एक होता है शुगर ग्राउंड एक्वाटिंट। समझते चलिएगा क्योंकि ये सारे आपको प्रोसेस आगे कराए जाएंगे आगे के वीडियोज में। तो शुगर ग्राउंड एक्वाटिंट। नेक्स्ट आपका होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी काफ़ी पूछा जाता है, इसको बहुरंगी छापा के नाम से भी जाना जाता है, वर्ण सैनता के भी नाम से जाना जाता है, कई सारे नाम आते हैं। तो इसका जो समय रहा है विस्कोसिटी का वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसका जो समय रहेगा वो 1920 ईस्वी रहेगा। समय का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई सारे व्यक्ति जानते होंगे कि जो विस्कोसिटी का प्रारंभ किया गया है वो भारत में जो किया है वो तो कृष्णा रेड्डी ने किया है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो वहाँ पे डब्ल्यू स्टैनली हैटर का नाम आता है, हैटर लिख के आता है, जिन्होंने पेरिस में एक संस्था स्थापित की ग्राफिक के लिए, एटेलिये 17। तो वहाँ से कई सारे भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने वहाँ से शिक्षा ली थी। इसी बार नवोदय के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि विस्कोसिटी या वर्ण सैनता या सैनता का प्रारंभ किसने किया था। तो वहाँ पे हैटर थे ऑप्शन में, इसीलिए हैटर सही करा दिए गए थे, क्योंकि वहाँ पे भारत या यूरोप नहीं दिया था। ठीक है, तो आगे देखिएगा। इसके बाद ये तो हो गए रेखा उत्कीर्ण और अम्लांकन। इसके अलावा एक प्रोसेस होता है जो बिल्कुल कोलाज के तरीके से होता है, उसका नाम रहता है, तो उसको बिल्कुल हम अलग लिख रहे हैं यहाँ पे, हाइवो इंटेग्लियो का वो भी प्रोसेस। कोलोग्राफ, वो कोलाज का ही सिधरा हुआ रूप है, तो सारी डिटेल आपके अंतर्गत कराई जाएगी। तो कोलोग्राफ का जो समय माना गया है 1912 माना गया है, और यही समय कोलाज का भी रहा है। कोलाज सबको पता होगा कि प्रारंभ कहाँ से माना गया, तो घनवाद का एक कलाकार रहा है ब्राक। ब्राक जो कलाकार था, जॉर्ज ब्राक, उसने ही कोलाज का प्रारंभ किया था विभिन्न वस्तुओं का समाहित करके। तो ये तो आपके दो प्रोसेस हो गए, एक तो आपका रिलीफ प्रोसेस के अंतर्गत वुडकट लिनोकट हो गया, नेक्स्ट इंटेग्लियो के अंतर्गत आपका रेखा उत्कीर्ण और अम्लांकन हो गया। फिर अलग अलग पार्ट भी आपको डिवाइड किए गए हैं। फिर जैसे प्लेनोग्राफी की बात करते हैं, इसका जो मेन प्रोसेस आता है वो आपका आता है लिथोग्राफी। सबने सुना होगा लिथोग्राफी, जो पत्थर द्वारा छापा प्राप्त किया जाता है। तो लिथोग्राफी का जो प्रारंभ हुआ था वो 1798 में हुआ था। कहाँ हुआ था, किसने हुआ था, ये सारी चीज़ें हम आपको बाद में कराते रहेंगे जब डिटेल आएगा। नेक्स्ट इसी का एक सुधरा हुआ रूप आता है ऑफसेट लिथोग्राफी। ठीक है, ऑफसेट लिथोग्राफी भी महत्वपूर्ण रहा है, तो लिख लीजिएगा ऑफसेट लिथोग्राफी। इसी प्रोसेस का सुधरा हुआ रूप है वो भी है। तो इसका समय काल जो रहा है वो 1920 आपका जो रहता है 1906 रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या रहेगा, जैसे 1906 रहेगा। उसके बाद ये तो हो गया प्लेनोग्राफी। फिर आपका जैसे स्टेंसिल बचा हुआ है, तो इसका एक प्रकार रहता है, एक ही प्रकार इसका मुख्य रहा है सेरीग्राफी। सिल्क स्क्रीन सबने पढ़ा होगा, सेरीग्राफ या सेरीग्राफी। तो इसके अंतर्गत इसको, क्योंकि यहाँ पे भी कोई विभिन्नता नहीं होती, कभी कभी प्लेनोग्राफी के अंतर्गत ही सेरीग्राफी को पढ़ लेते हैं, तब जो मुख्य प्रोसेस बचते हैं आपके 3 ही प्रोसेस बचते हैं। तो ये सारे जो आपके डिटेल था, ये सारे प्रोसेस जो आपके रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। ये ग्राफ आपको लास्ट तक काम आता रहेगा। ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे किसके अंतर्गत कौन सा प्रोसेस आता है। बेसिक क्वेश्चन आपके नेट के लिए जो आएंगे, ठीक है, नेट जेआरएफ के लिए जो क्वेश्चन आएंगे आपको काफ़ी यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, कि जैसे हमने बताया यहाँ पे ये अम्लक्षारित प्रक्रिया नहीं है, ये अम्लक्षारित प्रक्रियाएं हैं। ये आपका रिलीफ के अंदर, उसके समतल सतह के अंतर्गत आएगा, ये आपका रिलीफ के अंतर्गत आएगा, ये आपका स्टेंसिल पद्धति के अंतर्गत आएगा। तो समय काल भी दिया गया है, क्योंकि कई बार पेपर में ऐसा आता है कि 4-5 प्रोसेस दे देते हैं। जैसे वहाँ पे दे दिया वुडकट आप, और एक दे दिया ड्राई पॉइंट, और एक एक्वाटिंट दे दिया, एक आपका विस्कोसिटी दे दिया। तो उसको किस हिसाब से हमें क्रम में लगाना है, तो एक बार वो क्रम देख लीजिएगा। आपको बिल्कुल रफली तरीके से बता रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे के चीज़ों में, कि कैसे पेपर आया है, सर कैसे वहाँ पे आरोही लगाना है, क्या अवरोही होता है, क्या सीधा क्रम होता है, क्या उल्टा क्रम होता है, क्योंकि क्वेश्चंस यही रहेंगे। बस वो आपको पेपर वाले क्या होते हैं, घुमा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो सारे प्रश्न का भी मेथड आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उसका मेथड है, कैसे आपका आरोही अवरोही उल्टा क्रम सीधा क्रम कैसे लगाना है पेपर में। तो वो समय के पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको समय नहीं पता है तो आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो पहले वो चीज़ देखिए कि समय याद करिए, उसके पश्चात आपका कैसे वो चीज़ें लगती हैं। तो आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि उस तरीके से आपका उल्टा क्रम या सीधा क्रम कैसे लगेगा, तो वो देखिएगा क्रम। पहले उससे पहले आप चार्ट को देख लीजिए, क्या चार्ट रहा है, किसके अंतर्गत कौन सा प्रोसेस आ रहा है। तो देखिएगा ग्राफिक कला के प्रोसेस से संबंधित जब क्वेश्चन उठता है पेपर में, तो कैसे उठता है, तो पहले प्रश्न देख लीजिएगा, फिर उन्हीं विकल्पों के आधार पे आपको हम दोनों प्रकार के प्रश्न बताएंगे। तो सबसे पहले क्रम देखिए, जैसे पेपर में आता है सही क्रम लगाएं, ये क्वेश्चन आता है, सही क्रम लगाएं।
ठीक है। तो सही क्रम लगाएं और वहाँ पे 4 आपके ऑप्शन रहते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपको दे दिया, यही हल उत्तर यही होगा। तो किस हिसाब से, जैसे हमने कई सारे यहाँ पे एक तरफ से हम आपको 4-5 दे रहे हैं और उसको लगाना है। तो इस तरह अब देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया लिथोग्राफ, यहाँ पे हमने दे दिया वुडकट, यहाँ पे हमने दे दिया आपको विस्कोसिटी, और इसके बाद में विस्कोसिटी के बाद में हमने यहाँ पे दे दिया आपको ऑफसेट। ठीक है। और आपसे पूछा गया है इनका सही सुमेल कीजिए। तो सही सुमेल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको समय सबका पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है और हमें भी पता है कि समय क्या रहा है लिथोग्राफ का, तो 1798। वुड का समय काल जो माना जाएगा वो आपका 220 ईस्वी माना जाएगा। ठीक है। विस्कोसिटी का जो समय काल रहेगा 1920 ईस्वी रहेगा और ऑफसेट का 1906 ईस्वी रहेगा। तो जब आपको क्रम लगाने को कहा जाएगा कि इसका सही क्रम लगाएं, ठीक है, या क्वेश्चन एक ही प्रकार से, ये सही क्रम लगाएं, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है। इसको सही सुमेल करें या आरोही क्रम लगाएं, आरोही क्रम में रखें, आरोही क्रम भी यही आएगा। तो आरोही क्रम का मतलब होता है सीधा कि हम सीढ़ियों पे एक तरीके से चढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट आपका आरोही क्रम के बाद एक आ जाएगा सीधा क्रम, या एक आता है क्रमानुसार। ठीक है। तो अब देखिएगा, ये सारे ऑप्शन क्वेश्चन जो आपके आए हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको सेम बिल्कुल विकल्पों के आधार पे जैसे आपको बताया जा रहा है उसी के आधार पे सही करना है। तो सबसे पहले आपको जैसे यहाँ पे रखा गया है, इसका है ए, ठीक है, इसका है बी, इसका है सी और इसका है डी। तो अगर आपसे कहा गया कि इसको सही क्रम में, यही 4 विकल्प आपके रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से कोई सही होगा, तो आपको किस हिसाब से रखना है। तो सबसे पहले आपको ए में जो रखना पड़ेगा, तो समय के अनुसार चलना है। तो सबसे कम समय जिसका होगा, यानी कि सबसे पहले का जो समय होगा, जैसे हम एक ग्राफ बना लेते हैं 0 के हिसाब से, और हमें क्या चलना है, तो ये आपका जैसे हमने मान लिया 1 है, 2, 3, 4, तो हमने मान लिया 220 ये हो गया, तो पहले आएगा। उसके बाद में जो आपका समय आएगा वो 1798 आएगा। 1798 के बाद जो समय आएगा वो 1906 आएगा, और 1906 के बाद जो समय आएगा वो आपका समय आएगा 1920। ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस रहे हैं। तो आपको कैसे लगाना, अब आपको पता है कि जैसे आज हम अभी 2020 में हैं, तो ये पहले से इस पहले रहेगा, तो यहाँ से हमको क्रम लेके चलना, ये आपका सही क्रम है। क्योंकि सही क्रम जब कभी होता है तो वहाँ पे टाइमिंग जो होती है प्लस होती है। ठीक है। तो इन सब में आपकी टाइमिंग प्लस हो रही है, कहीं पे भी आपकी माइनस नहीं हो रही है। तो प्लस के हिसाब से चलना है। तो जैसे हमें सही क्रम लगाना है तो किस हिसाब से लगाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो रखा जाएगा वो 220 वाला समय रखा जाएगा, क्योंकि सबसे कम रखेंगे वाला, तो क्योंकि हमारे हिसाब से वो सबसे पहले रहा है। ठीक है। वो टाइमिंग के हिसाब से तो छोटा लगेगा, लेकिन हमारे हिसाब से पहले रहे हैं, इसलिए सही क्रम या सीधा क्रम या आरोही क्रम जो होगा वो इसी हिसाब से लगेगा, प्लस टाइमिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले ए में जो आएगा वो वुडकट आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आएगा बी में क्या आएगा, इसके बाद ये सही क्रम है, क्योंकि वहाँ पे तो 4 ऑप्शन रहते हैं, हम सिर्फ एक के आधार पे आपको बता रहे हैं, बाकी आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। सिर्फ आरोही और अवरोही या जो क्रम आते हैं उनको हम बता रहे हैं। ठीक है। तो वुडकट इसलिए कराया गया क्योंकि इसका जो समय रहा है 220 ईस्वी रहा है। नेक्स्ट पे आपका क्या रखा जाएगा, तो नेक्स्ट पे जो आपका समय आएगा वो आएगा लिथोग्राफी का। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब हम प्लस कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बीच में ऐसा कोई ना आए जो उसके बाद दूसरी चीज रहे। तो इसका जो समय रहेगा वो 1798 रहेगा, तो इसीलिए सेकंड नंबर पे आया है। थर्ड पे इसलिए कौन सा आएगा, तो आपको भी पता होगा कि सबको पता चल गया कि अब तो आपका ऑफसेट आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो सी पे आएगा वो ऑफसेट आएगा। क्योंकि ऑफसेट इसलिए आएगा क्योंकि उसका जो समय रहता है वो रहता है आपका 1906 ईस्वी। तो यहाँ पे भी जो टाइमिंग है ये प्लस हो रही है, कहीं पे भी माइनस नहीं हो रही है। अगर यहीं पे ऐसा कोई प्रोसेस हम रख देते जैसे विस्को, वो आपका ड्राई पॉइंट रख देते तो उसका समय 1480 हो जाता, तो इसके बाद में तो माइनस हो जाता, तो ये सही क्रम नहीं रह जाता। नेक्स्ट आपका जो आएगा ऑफसेट के बाद में कौन सा आएगा, तो ऑफसेट के बाद में जो अगला समय आपका आ रहा है तो विस्कोसिटी का आएगा। ठीक है। विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का आपका सबको समय पता हुआ है कि 1920 ईस्वी इसका समय रहेगा। तो ये सारी टाइमिंग जो है ये प्लस हो रही है, तो ये आपका जो है एक सही क्रम है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन चाहे सही क्रम लगाने को आए, चाहे आरोही में आए, चाहे सीधे क्रम में, चाहे क्रमानुसार में आए, आपको बिल्कुल इसी प्रकार से लगाना है कि टाइमिंग जो प्लस होनी चाहिए उसमें। ठीक है। अगर 100 आ रहा है ईस्वी तो 100 के बाद में 200 आना चाहिए, 200 के बाद में 300 आना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से आपको आरोही क्रम में चलना है। अब देखिएगा नेक्स्ट जैसे हम बात कर रहे हैं तो आरोही या सीधा क्रम हो गया। एक क्वेश्चन आता है कि अवरोही या उल्टे क्रम में लगाएं, तो उसमें कैसे लगाना रहेगा। ऑप्शन यही रहेंगे आपके, उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन का मेथड आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पेपर में आते हैं और किस प्रकार से आपको सही करना है। ठीक, क्योंकि आरोही और अवरोही में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे पहले तो आरोही था, प्रश्न अब चेंज हो गया, विकल्प वही है, तो हमने रख दिया अवरोही क्रम में लगे, अवरोही क्रम में लगाएं, उल्टे क्रम में लगाएं, उल्टे क्रम में रखें, विपरीत क्रम में लिखें,
विपरीत क्रम में लिखें या खोज के अनुसार या समय के अनुसार विपरीत क्रम में लिखें। क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, विकल्प वही है। अब आपको कैसे करना, अब आपको टाइमिंग ऐसे रखनी है कि सब में माइनस हो जाए। कोई भी, जैसे हम यहाँ पे रख रहे हैं तो माइनस का मतलब ये है कि अगर 900 आ रहा है तो 900 के बाद में 1000 नहीं आ करके आपका 800 आ जाए, 800 के बाद में 700 आ जाए, तो आपका ये अवरोही रहेगा। मतलब जैसे कोई सीढ़ियाँ हैं, स्टेप आपके पायदान, जैसे हमने मान लिया कि आपके पायदान है, ठीक है, तो पायदान में आपका क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें जो रहेंगी वो आपकी इस तरीके से आनी चाहिए कि आप चढ़ते ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे ये हमारा जो 100 का समय था, 100 के बाद 200 आया, 200 के बाद 300 आया, 300 के बाद 400 आया। अब अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो ये अवरोही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, तब ये आपका अवरोही रहेगा, ये आपका आरोही रहेगा। ऊपर जो जाएगा वो आरोही रहेगा और जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वो अवरोही रहेगा, मतलब नीचे की तरफ उल्टे क्रम में। अब देखिएगा, अगर अवरोही या विपरीत क्रम में हमने लगाने को कहा है तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा, तो आपका सबसे लास्ट में जो समय आ रहा है वो आएगा। तो यहाँ पे जैसे विस्कोसिटी को हमने सबसे लास्ट में रखा था, लेकिन यहाँ पे वो पहले आ जाएगा, तो सबसे पहले हमने लिखा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, तो इसका समय काल क्या था, तो 1920 ईस्वी था। अब इसके बाद में हम बी पे ऐसा ऑप्शन रखेंगे जो आपका माइनस कर रहा हो यहाँ पे, तो माइनस इसके बाद में विस्कोसिटी आप देख रहे हैं कि 1920 के बाद में जैसे आता है 19, 18, 17, 15, उसके बाद में सबसे बाद में आपका जो आ रहा है 10 के बाद में 1906 आ रहा है। तो नेक्स्ट पे हम क्या रखेंगे, अब हम रखेंगे यहाँ पे ऑफसेट, ठीक है। तो ऑफसेट, क्योंकि विपरीत क्रम हम देख रहे हैं, उल्टा क्रम देख रहे हैं, अवरोही क्रम देख रहे हैं, तो ऑफसेट का जो समय रहेगा वो रहेगा 1906 ईस्वी, ठीक, 1906 ईस्वी रहेगा। तो 1906 ईस्वी जो है वो माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा है, इसलिए अवरोही क्रम ही ये है। फिर नेक्स्ट इसके बाद में कौन सा माइनस हो रहा है, तो आपको समय इसके हिसाब से देखना है। तो आपका इसके बाद में जो आ रहा है वो आपका लिथोग्राफी आ रहा है, तो नेक्स्ट आपका सी पे जो लिखा जाएगा वो लिथोग्राफ लिखा जाएगा। तो लिथोग्राफ का जो समय रहा है वो 1798 रहा है, तो ये भी जो समय है ये माइनस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा डी ऑप्शन कौन सा है, तो आपका लास्ट में एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, वुडकट, वुडकट, ठीक है। तो देखिएगा वुडकट का समय क्या है, 220 ईस्वी, ठीक है। तो अब सबके समय आपको दिख रहे हैं सारे माइनस हो रहे हैं। अगर यही चीजें प्लस होती चली जाती स्टार्टिंग से, ए ऑप्शन से प्लस होती चली जाती तब ये आरोही होती, लेकिन यहाँ पे ये अवरोही है। आपको दोनों प्रकार के मेथड बता दिए गए कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। और एक आता है क्वेश्चन जो आता है मिलान के हिसाब से आता है, तो मिलान भी देख लीजिएगा, उसको भी आपको इन्हीं सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम क्लियर करवा रहे हैं, लेकिन मिलान में जैसे समय के अनुसार रहा है, ठीक है। तो खंड ए से खंड बी को मिलाना, मतलब सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना। सूची फर्स्ट ये हो गई, ये आपका सूची सेकंड हो गया, ठीक। अब इससे आपको मिलाना है, तो जैसे हमने यहाँ पे रखा लिथोग्राफ, लिथोग्राफ, यहाँ पे ए ऑप्शन में आपका लिथोग्राफ है, बी में आपका जैसे यहाँ पे हमने विस्कोसिटी लिख दिया, सी पे आपका सी जो रहेगा उसमें हमने आपका वुडकट लिख दिया, वुडकट के बाद में जैसे हमने डी पे ऑफसेट लिख दिया, ठीक। अब इसको हमें सूची सेकंड से मिलाना है, तो सबसे पहले हम गलत लिख लेते हैं कि जो क्वेश्चन रहता है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, उसके बाद में कैसे वो सही करना है, आपको कैसे मिलान करना है, तो वो चीज़ें उत्तर के रूप में हम आपको बता देंगे। तो देखिएगा जैसे सूची सेकंड में हमने समय रख लिया सबका, जैसे हमने 1900 सूची सेकंड जो रहेगी उसका हमने पहला रख लिया, विस्कोसिटी का जो समय रहा था वो हमने रख लिया 1920, सेकंड पे हमने रख लिया 1798, थर्ड पे रख लिया हमने 220, ठीक है, और फोर्थ पे हमने रख लिया 1906। अब आपको सही क्रम लगाना है इसका, मतलब सही मिलान करना है। तो आप कैसे मिलाएंगे, तो पहले तो आप मिलान कर लेंगे, जैसे ये उत्तर है आपका, तो उत्तर में कैसे आएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका है, बी है, सी है और डी है, इसमें आपको छांटना है। जैसे यहाँ पे एक बना होगा आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब पहले का फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, इस तरीके से आपका होगा। तो जैसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ए, बी, सी और डी, इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिएगा जैसे हमने लिख दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, नेक्स्ट लिख दिया हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट हमने लिख दिया थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सही लिखना है। तो इसमें से तो कोई सही क्रम नहीं, तो पहले मिलान करना होगा। जैसे लिथोग्राफी का टाइमिंग क्या रहा है, 1798, तो क्या होता है, पहला कहाँ से मिल रहा है, तो पहला मिल रहा है 1798 सेकंड पॉइंट में। तो पहले में सेकंड पॉइंट हमारा कोई है, ये छांटना कि पहले में कोई सेकंड है या नहीं है, तो ये पहले में सेकंड आ गया। अब सेकंड में क्या है, बी जो रहा है विस्कोसिटी का मिलान किससे हो रहा है, तो ये आपका पहले से हो रहा है। तो अब यहाँ पे तो नहीं पहला है, तो आपका नया ऑप्शन देखेगा, जैसे दूसरा रहा है दूसरे का पहला हो गया, बी का पहला, बी का पहला, यहाँ से अब संबंधित रहेंगे, ये डी ऑप्शन है, ये आपका बी सा पहला। वुडकट का मिलान जैसे हमारा थर्ड ही हो रहा है, तो इसका क्या होगा, थर्ड होगा।
और नेक्स्ट आपका ऑफसेट है तो ऑफसेट का मिलान भी सीधा हो रहा है, तो ये आपका क्या होगा, चौथा होगा। मतलब ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो बिल्कुल मिलान करना है, फिर किसका क्या हो रहा है ये चीज़ करके आपको सही उत्तर का पुट करना है। यही आपके 2-3 प्रकार के मेथड आते हैं, फिर तो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। बस इसी प्रकार से आप अगर ये मेथड समझ गए कि कैसे हमें क्वेश्चन करना है, कैसे आरोही क्रम हमें लगाना है, कैसे अवरोही लगाना है और कैसे ये चीज़ें आपकी आती रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप लोग मैसेज करिएगा, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हम आपको लिख दे रहे हैं, पहले ये प्रोसेस देख लीजिएगा, ठीक है। हमारी वैसे भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं, अगर किसी को वहाँ पे ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकता है। दी गुरुकुल इंस्टीट्यूट कानपुर में हमारी क्लासेस चलती हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, 8601083807, ठीक है। टीजीटी पीजीटी के लिए मेरा नया बैच जो प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, नई जो आपका नया वैकेंसी जा रहा है, टीजीटी पीजीटी क्लासेज या नेट की क्लासेज जो हैं वो हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों जो 20 नवंबर से दीपावली के बाद में आपकी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो अगर जिसको ज्वाइन करना है इस नंबर पे आपका कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। बाकी आगे के प्रोसेस के लिए आपको इतना पर्याप्त है, आपको सारा बता दिया गया कि वर्गीकरण करवा दिया गया, क्योंकि इतना टाइम ड्यूरेशन नहीं रहता है। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है सबसे, क्योंकि आगे अगर वीडियो को जारी रखना है तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि अभी इतनी कम ड्यूरेशन में, कम टाइम ड्यूरेशन में इतना सारा नहीं करवा पा रहे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ डालनी पड़ेंगी। अगर हमारे पास आ जाता है, हमारा लाइव भर का आ जाता है, तो हम लाइव में चाहे 2 घंटे चलाएं चाहे 4 घंटे चलाएं, कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस मेरी ज्वाइन करनी है तो आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए या जैसे इसके बाद जो हम प्रोसेस कराएंगे वो चीज़ पहले इसको नोट कर लीजिएगा कि कौन सा प्रोसेस हम कराएंगे उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा देख लीजिएगा। इसके बाद जैसे आपको चारों प्रोसेस वहाँ पे अलग अलग बता दिए गए थे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो आपका रहेगा वो हेडिंग डाल लीजिएगा और उसके अंतर्गत उसका डिटेल भी कराया जाएगा। तो देख लीजिएगा, रिलीफ प्रोसेस लिख सकते हैं या उभार सतह प्रणाली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा, ठीक है। तो उसका वेट करिएगा, कि क्या आपका रहा है। तो आगे के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक है और सभी लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।